गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग कोशिका संरचना एवं कार्य सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, जिसको हिंदी में कहेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, आपको बता दूं कि कोशिका के अंदर संभवतः या वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल इज इट्स मेम्ब्रेन, उसकी झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहलाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा वास्तव में ये कोशिका को चारों तरफ से घेरता है, उसकी संरचना को निर्धारित करता है, उसमें उपस्थित जीव द्रव्य को बहने नहीं देता, फ्लो नहीं करने देता इधर उधर। तो यह जो है बहुत महत्वपूर्ण संरचना है और भी इसके बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे आपको आगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे वो पादप कोशिका हो अथवा जंतु कोशिका हो या इवन जीवाणु की कोशिका हो, वहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका हो, वहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्योंकि किसी भी जीव की जो है कल्पना हम बिना जीव द्रव्य के नहीं कर सकते और जीव द्रव्य को चारों तरफ से घेरने के लिए एक संरचना होनी ही चाहिए और होती ही है, जिसे हम प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो संरचना है वो किसकी बनी होती है, कैसी होती है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी जानकारी आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना के बारे में कई मॉडल प्रस्तुत किए। वैज्ञानिकों ने समय समय पर जो है कई मॉडल प्रस्तुत किए, और जैसे कि शुरुआत के जो मॉडल आए वो नेजली के मॉडल्स आए, उसके बाद रॉबर्टसन के मॉडल्स आए। तो नेजली एंड डॉब्सन का जो मॉडल आया, पहला मॉडल जो कह सकते हैं बाई नेजली एंड डॉब्सन का मॉडल आया, जिसको सैंडविच मॉडल नाम दिया गया, जिसका नाम दिया गया सैंडविच मॉडल। क्यों इसका नाम सैंडविच मॉडल पड़ा? सैंडविच क्या होता है? ब्रेड होता है दो साइड से और बीच में जो है पोटैटो होता है, तो इस नाते इसको भी कहा गया सैंडविच मॉडल। ऐसा क्यों कहा गया? डॉब्सन ने या नेजली और डॉब्सन ने ऐसा क्यों कहा? इसका ऐसा इसलिए कहा कि इन्होंने बताया कि दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरफ
प्रोटीन पाया जाता है और बीच में जो है लिपिड पाया जाता है। दो तरफ ऊपर और नीचे, आउटर साइड और इनर साइड में प्रोटीन पाया जाता है और बीच में जो है वो लिपिड बाइलेयर पाया जाता है। ऐसे ऐसे इस तरह से, इस तरह से। तो ये प्रोटीन का लेयर है। ये जो आउटर प्रोटीन, इनर प्रोटीन और बीच का जो ये हिस्सा है ये लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर। तो ऐसा मॉडल दिया गया जिसको सैंडविच मॉडल कहा गया। इसी में आगे जा करके रॉबर्टसन ने जो है इसी में थोड़ा सा सुधार करके एक मॉडल दिया, उसका नाम दिया गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नाम दिया। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से जाना जाता है ये मॉडल रॉबर्टसन का। उन्होंने भी यही कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। और ऐसा ही मॉडल, प्रोटीन और लिपिड का मॉडल सभी जीवधारियों में पाया जाता है, या सभी कोशिकांगों के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो लवक हो, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, या गाल्जी बॉडीज हो, जितने भी कोशिकांग हैं उनके तरफ जो झिल्ली, उनके चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है वो, अथवा कोई सेल है उसके चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है वो, सब में लगभग समानता है। इसी कारण से इसको जो है एकल मेम्ब्रेन या एकल झिल्ली मॉडल कहा गया, जो रॉबर्टसन द्वारा दिया गया। इन्होंने भी यही बात कही कि जो है बाहर की तरफ प्रोटीन और अंदर की तरफ जो है लिपिड बाइलेयर पाया जाता है। और यहाँ ये भी डिसाइड हो गया कि जो ये प्रोटीन का स्तर है, ये मतलब ये प्रोटीन और ये प्रोटीन, ये दोनों मिल करके लगभग 75% भाग होते हैं, और जो लिपिड बाइलेयर है वो नियर अबाउट 25% होता है, या उतना होता है, या परसेंट ना कर सकते करके हम इसकी थिकनेस को अगर वो बात करें तो जो प्रोटीन लेयर है वो उसकी थिकनेस लगभग 70 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि जो लिपिड बाइलेयर है उसकी थिकनेस लगभग 25 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, 25 से लेकर के 35 तक, और ये 65 से लेकर के 75 तक, इतना मोटाई इसकी होती है। और फिर यही सब जानकारी या यही सारी चीज़ें आगे जा कर के और विकसित होती हैं और इसका डेवलपमेंट होता है, और ये पाया गया कि जो लिपिड बाइलेयर है वास्तव में वो एक तरह का फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड जो लिपिड है उसका जो प्रकार है वो एक डिराइव्ड लिपिड है, एक कंजुगेट लिपिड है जिसमें फॉस्फेट पाया जाता है, इस नाते उसका नाम दिया गया फास्फोलिपिड। और यहाँ पर ये देखिए जो लिपिड का हेड है, यहाँ पर जो लिपिड मॉलिक्यूल का ऐसे है, ये लिपिड मॉलिक्यूल, इसका एक सिरा है जिसको हम इसका हेड कहेंगे, हेड, और ये है इसका टेल। अगर और ढंग से समझना, साइंटिफिक भाषा में बात किया जाए तो यह इसका पाइरॉल है और इसका फाइटॉल, इसको हम कहेंगे पाइरॉल और ये कहलाएगा फाइटॉल। तो
इसका जो हेड यानी पाइराल है वो और टेल ये दोनों अलग तरह से व्यवहार करते हैं। जो हेड है वो यानी ये चीज ये जल कह सकते हाइड्रोफोबिक होता है, सॉरी हाइड्रो ये ध्रुवीय होता है, इस कारण से ये जो है हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है अर्थात जल स्नेही होता है। पानी जिधर रहेगा, वाटर जिधर रहेगा उधर की तरफ जाएगा, जबकि इसका जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक होता है। तो एक ही लिपिड मॉलिक्यूल में दो तरह से वो व्यवहार करता है, उसकी संरचना ऐसी है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। तो जो पोलर है वो पोलर की तरफ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल पोलैरिटी होती है, उसमें ध्रुवीकरण होता है, इस नाते ये हाइड्रोफिलिक है, जल स्नेही। और ये जो है जल विरोधी या कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक है। यही कारण है कि इसकी जो टेल है, देखिए आप, ये अंदर की तरफ पानी से दूर, इधर भी वाटर होगा इधर भी वाटर होगा, तो ये दूर पानी से दूर हटता है दोनों का, देखिए। तो ये संरचना इस तरह से पाई जाती है। आगे जो है ये अभी भी ये जो दोनों मॉडल दिए गए डॉप्सन द्वारा या रॉबर्टसन द्वारा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या सैंडविच मॉडल, इसमें और सुधार किया गया। ये संरचना पूरी तरह से झिल्ली के बारे में या उसकी संरचना के हिसाब से उसके कार्य का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर पाता था। फिर आगे जा करके दूसरे वैज्ञानिकों ने इन 1972 के आसपास या 1972 में ही सिंगर और निकल्सन नामक वैज्ञानिकों ने एक मॉडल प्रस्तुत किया। सिंगर और निकल्सन नामक वैज्ञानिकों ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, सिंगर एंड निकल्सन इन 1972। और ये जो उसके पहले मॉडल थे वो 1935 के थे, कुछ 1960s के आसपास थे। तो इनके द्वारा जो मॉडल दिया गया, उस मॉडल का नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसका नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा के लिए सबसे बेहतरीन मॉडल माना गया। ये एक अब तक का सबसे सुटेबल मॉडल माना गया, जो सेल मेम्ब्रेन के कार्य को अपनी संरचना के आधार पर परिभाषित करता है। अर्थात इसकी संरचना ऐसा बताया गया कि इस तरह से है जिससे उसके सारे कार्य जो है उससे परिभाषित हो जाते हैं और वो संतुष्ट हो जाता है, मतलब फंक्शन एंड स्ट्रक्चर दोनों आपस में मेल खाते हैं। तो इस मॉडल में क्या कहा गया, निकल्सन या सिंगर एंड निकल्सन के द्वारा जो मॉडल दिया गया, जैसा कि नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो ये तरल के रूप में, अर्थात जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह रिजिड नहीं है, वो सॉलिड नहीं है, बल्कि तरल है, वो फ्लूइड है, लिक्विड है और मोज़ेक है, मतलब उस तरलता में कुछ ठोस डूबे हुए हैं। और ये मॉडल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक समुद्र होता है, एक ओशन या समुद्र है और उसमें आइसबर्ग है, बर्फ के बड़े बड़े जो है आइसबर्ग हैं जो उसमें डूबे हुए हैं, कुछ बाहर दिखाई देते हैं और कुछ अंदर धंसे हुए हैं और उसी में वो गति करते हैं। बिल्कुल उसी तरह का ये मॉडल होता है जैसे एक समुद्र में बड़े बड़े आइसबर्ग धंसे रहते हैं और तैरते रहते हैं, उसी तरह का ये मॉडल है। अब इस मॉडल में क्या होता है, कैसे इसको समझाएगा, देखिए इसके जो है उन्होंने कहा कि देखिए हमारे साथ आप इसको ड्रा करिए तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। हाँ, इस तरह से
ऐसे ये मैं लिपिड बाइलेयर बना रहा हूँ और आप भी ड्रा करिए। इस तरह से ये इसकी टेल है लिपिड की। ये लिपिड बाइलेयर है और ये इस तरह से ये मेम्ब्रेन को हमने वो कट किया है। ऐसे आप बनाइए। ये इस तरह से मेम्ब्रेन होती है और इसमें जो है ये 3D संरचना के रूप में है। इसमें जो है ऐसे धंसे हुए बीच बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन आर पार होते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ निकले रहते हैं और कुछ जो है उसी में पड़े रहते हैं। ऐसे ऐसा मॉडल दिया गया किसके द्वारा? सिंगर एंड निकलसन के द्वारा इस तरह का मॉडल दिया गया। और ये जो है लिपिड बाइलेयर है, लिपिड या फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर। और ये जो है अंदर की प्रोटीन है जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं जो इंटीग्रेटेड प्रोटीन है, जो इससे अलग नहीं हो सकता। और कुछ प्रोटीन इसके बाहरी हिस्से में पाए जाते हैं, वो जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे मैं यहां बना दूं ऐसे, इस तरह से, ऐसे ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहलाते हैं। तो प्रोटीन दो तरह के, इसमें दो तरह से व्यवस्थित रहते हैं। एक वो जो इसके अंदर धंसे रहते हैं ऐसे लिपिड बाइलेयर के अंदर, उनको हम इंटीग्रेटेड प्रोटीन कहेंगे। और दूसरे वो जो इसके बाहर पाए जाते हैं, सरफेस पे पाए जाते हैं, उनको हम नॉन इंटीग्रेटेड या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, जो आसानी से पानी में घुल जाते हैं या जिनको अलग किया जा सकता है, लेकिन इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसी संरचना जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंगर और निकलसन के द्वारा दिया गया। बाद में इसी संरचना को और डिटेल में समझने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका वो चित्र लिया गया, या कह सकते हैं मॉडल लिया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको और बेहतर ढंग से और बढ़िया से उसको समझा गया, जिसमें आप भी ड्रा करिए, देखिए
ये लिपिड बाइलेयर, ऐसे इधर भी ये फास्फोलिपिड का बाइलेयर, और इसी फास्फोलिपिड के बाइलेयर के जो है बीच बीच में प्रोटीन के धसे हुए भाग, प्रोटीन के हिस्से, ये प्रोटीन ऐसे, और कुछ प्रोटीन आर पार बिल्कुल ऐसे चैनल बना रहे हैं, इस तरह से ऐसे प्रोटीन, ऐसे ये प्रोटीन के हिस्से, ऐसे, और इनके बीच में खाली जगह अर्थात ये पोर या चैनल्स बनाते हैं इस तरह से, और बाहरी प्रोटीन ये ऐसे इधर ये संरचना। तो ये इंटर मेम्ब्रेन प्रोटीन ये देखिए, और कुछ उसमें धंसे हुए, और फिर इसी जो लिपिड है उसके हेड से यानी उसके पायरल से दूसरे तरह के कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े हुए हैं इस तरह से, ऐसे आउटर सरफेस पे, इनर पे नहीं। ऐसे तो इनको हम जो बाहर की तरफ है इनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, आउटर प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। इनको जो है हम इंट्रिंसिक प्रोटीन, और ये जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये जो चैनल बनाए हैं इनको हम कहेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये जो है लिपिड बाइलेयर या फास्फोलिपिड बाइलेयर ये, और इसी फास्फोलिपिड्स के दूसरे तरह के जो है कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े रहते हैं जिनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। ये ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं, और इन्हीं ग्लाइकोलिपिड से या कभी कभी इन्हीं प्रोटीन के अणुओं से जो यहाँ पर है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है यहाँ पर इस तरह से, इनसे दूसरे तरह के जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स जुड़े होते हैं, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं, इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। ग्लाइको, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स, यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो है मेम्ब्रेन का इनर हिस्सा है, मतलब इधर की तरफ जो है साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, ये इनर है, इंट्रा, और ये आउटर हिस्सा है, ये इनर साइड है, और ये जो है आउटर साइड है, बाहर का हिस्सा आउटर साइड। आउटर साइड पे ही ये जो है ग्लाइकोलिपिड्स
या ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन के कारण प्रत्येक जीव के शरीर की जो है कोशिका की जो झिल्ली है वह एक विशेष पहचान पत्र रखती है, जिसके माध्यम से वो अपने शरीर की या अपने जैसे शरीर की कोशिका के को समझती है या पहचानती है। अर्थात ये जो ग्लाइकोलिपिड्स है और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये इसके जो है आई कार्ड होते हैं, पहचान पत्र होते हैं। इसी के माध्यम से जो है कोई भी कोशिका अपने समान कोशिका की पहचान करती है कि या अपने शरीर की कोशिका की पहचान करती है। और ये बहुत कुछ डिसाइड करती है, हमारी इम्यूनिटी को डिसाइड करती है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को डिसाइड करती है। हम जब अंग का प्रत्यारोपण होता है, जब नए अंग कहीं से लगाए जाते हैं किसी दूसरे के, तो यही जो ग्लाइकोलिपिड्स है मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है ग्लाइकोप्रोटीन, वही ये नोटिस करती है कि यह उस शरीर का अंग या ऊतक है कि नहीं है। उसका पहचान इनके माध्यम से होता है। कितना जरूरी काम करता है। और दूसरी चीजें, ये चीजें अब ये सारी संरचना, चाहे वो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये इसी में तैरती रहती है। ये जो पूरा है वो द्रव के रूप में, सेमी फ्लूइड के रूप में रहता है। ठीक उसी तरह से ये उसमें जो है गति करती रहती है, जैसे एक समुद्र में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा या एक आइसबर्ग जो है तैरता रहता है, उसी तरह से इसकी संरचना होती रहती है। इसी कारण इसको जो है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया तरल मोज़ेइक मॉडल नाम दिया गया। और यही नहीं, ये मेम्ब्रेन अगर कहीं से टूटती है तो तुरंत अपनी मरम्मत वहाँ ये कर लेती है, इसकी ये भी विशेषता है। दूसरी, कोई भी चीज़ जो कोशिका के अंदर जानी है या कोशिका से बाहर आनी है, वो ये मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। तो इस तरह से जो पूरी मेम्ब्रेन है या जो झिल्ली है प्लाज्मा लेमा, वो सेलेक्टिव परमिएबल होती है। इसकी एक विशेषता है कि ये चयनात्मक सेलेक्टिव परमिएबल होती है, परमिएबल होती है, या इसी को हम डिफरेंशियली परमिएबल कहते हैं, या यही चीज जो है डिफरेंशियल परमिएबिलिटी कहते हैं, परमिएबिलिटी भी कहलाता है। अर्थात चयनात्मक रूप से, वर्णात्मक रूप से ये सेलेक्ट करती है कि किसको अंदर जाना है, किसको अंदर नहीं जाना है, किसको बाहर आना है, किसको बाहर नहीं जाना है। तो इसके लिए इसके अंदर ये जो प्रोटीन्स हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हैं, ये चैनल्स बनाते हैं, ये कैरियर्स बनाते हैं, ये पंप बनाते हैं, ये तमाम तरह के जो है चैनल का निर्माण करते हैं, पास का निर्माण करते हैं, जो पंप की तरह काम करते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, अगर सोडियम आयन को जाना है तो उसके लिए विशेष पंप रहेगा, जो एक निश्चित कर सकते हैं, निश्चित स्टिमुलस, अगर उसको सही स्टिमुलस मिलेगा तभी वो खुलेगा और वो आयंस जो है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आएंगे, चाहे वो सोडियम आयन हो, चाहे वो पोटेशियम आयन हो या कोई और आयन। लेकिन कुछ अदर भी पार्ट्स प्रोटीन होते हैं जो कैरियर प्रोटीन कहलाते हैं, कैरियर प्रोटीन। तो ये जो कैरियर प्रोटीन है वो जो है कैरियर के रूप में काम करते हैं, वाहक प्रोटीन के काम करते हैं। और वो चाहे कोई यौगिक हो या कोई कुछ भी हो, कोई मटेरियल हो, उसको अंदर और बाहर ले जाने के लिए अपने साथ उसको जोड़ते हैं और जोड़ करके उसको उस तरफ पहुंचाते हैं। बिल्कुल जैसे पिंग पोंग होता है, या एक चीज को लिया, पकड़ा और फिर उसको अंदर किया, या अंदर से पकड़ा बाहर किया। तो इन दोनों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से और कैरियर प्रोटीन के माध्यम से मटेरियल, आयंस या यौगिकों का आना जाना होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, अर्थात प्लाज्मा लेमा के थ्रू। तो प्लाज्मा लेमा एक बहुत महत्वपूर्ण
या कह सकते हैं अति महत्वपूर्ण संरचना है जो कोशिका के चारों तरफ पाया जाता है, जो ये निर्धारित करता है कि कौन चयनात्मक रूप से कि क्या क्या अंदर जाएगा और क्या क्या बाहर आएगा, किसको किसको अंदर जाना है, किसको किसको अंदर नहीं जाना है। तो एक तरह से गेट कीपर, जैसे दरबान होता है गेट के बाहर बैठा हुआ, वो जिसको चाहता है या जिसका सही पहचान होता है या जिसको वहाँ जरूरत है उसी को अंदर जाने देता है और दूसरों को वो रोक देता है। इसी तरह से अंदर से जिसको बाहर जाना है तब भी वो चेक करता है कि किसको अंदर जाना है और किसको अंदर नहीं जाना है। तो ये पूरी संरचना जो है वो प्लाज्मा लेमा की होती है। तो यह चयनात्मक रूप से परमेबल होता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण, हमने पहले ही बता दिया कि यह एक आइडेंटिटी कार्ड रखता है, पहचान पत्र रखता है ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में या ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में, जो मिल करके ये तय करते हैं कि जो बाहरी चीज है या बाहरी कोशिका है, बाहरी ऊतक है, वो उस शरीर का है अथवा नहीं है। तो इस तरह से ये इसका महत्व है और ये इसकी संरचना है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे टॉपिक के साथ अगले टर्म में। थैंक यू।